नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले देखते हैं आज की फिक्र की खबरें क्या क्या हैं। इस वक्त हर किसी के मन में यही सवाल चल रहा है कि व्हाट्सएप पर रहें या उसे छोड़ दें। हम उन सारे सवालों का जवाब देंगे जो आपको कोई भी फैसला करने में मददगार साबित होता है। आज सरहद पर एक और सुरंग मिली जिसने देश की सुरक्षा की फिक्र बढ़ा दी है। आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलेंगे और दिखाएंगे आतंकियों का पाताल लोक कैसा है। आज आपको बर्फ से लड़ रही भारतीय सेना का हौसला भी दिखाएंगे। ये वो सेना है जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो साथ में चीन की सेना को भी आईना दिखा रही है। 1.5 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। आज इन किसानों ने लोहड़ी मनाई, लेकिन किसान कानूनों की होली जलाकर, इसमें क्या फिक्र छिपी? सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर फैल रहे एक और संक्रमण की, जिसकी वैक्सीन भी खुद आपको ही तैयार करनी है। जाहिर है ये वैक्सीन समझदारी और जानकारी से बनेगी। अक्सर मोबाइल फोन पर किसी तरह का मैसेज करने की बात होती है तो लोग कहते हैं व्हाट्सएप कर देना। कहने का मतलब यह है कि व्हाट्सएप आज की तारीख में मैसेजिंग सर्विस ऐप के रूप में अपनी साख जमा चुका है। ये लोगों की जुबान पर चढ़ गया। लेकिन जब से व्हाट्सएप ने अपने कुछ नियमों में तब्दीली का ऐलान किया है, अब लोग इसका विकल्प ढूंढने लगे। आज हम ये सारी बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि व्हाट्सएप ने आज अखबारों में विज्ञापन के जरिए अपनी सफाई पेश की। व्हाट्सएप की आज की सफाई में 3 बातें ध्यान देने की। पहली बात, व्हाट्सएप ने कहा कि उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से आपके दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ होने वाली निजी चैटिंग प्रभावित नहीं होगी। दूसरी बात, नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है। और तीसरी बात, व्हाट्सएप का कहना है कि यूजर्स की चैटिंग पहले की तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के जरिए सुरक्षित है। हम आपको आगे बताएंगे कि ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता क्या है। दरअसल व्हाट्सएप ने पिछले दिनों अपनी प्राइवेसी प्लान को बदलने का ऐलान किया था और एक नोटिफिकेशन के जरिए बताया था कि जो लोग नई शर्तों को 8 फरवरी 2021 तक स्वीकार नहीं करेंगे वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नई शर्तों में एक लाइन की बात यह थी कि व्हाट्सएप आपका डेटा का इस्तेमाल फेसबुक के साथ बिजनेस के लिए करेगा। इसी क्रम में आज व्हाट्सएप की तरफ से सफाई जारी की गई। देश के बड़े साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल ने हमें बताया कि व्हाट्सएप के इस विज्ञापन का मतलब क्या है। व्हाट्सएप ने अपने अखबारों के इश्तिहारों में कुछ चीजें क्लैरिफाई करने का प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने कुछ नई बात तो बोली नहीं है। वो बता रहे हैं कि आपकी प्राइवेट चैट्स जो हैं प्राइवेट रहेंगी। वो बात तो हमको मालूम ही है क्योंकि ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आप जब भी प्राइवेट चैट करते हैं या मैसेज व्हाट्सएप पर भेजते हैं, रास्ते में कोई उसको पढ़ नहीं सकता। उस हद तक तो आपकी प्राइवेसी बरकरार है। लेकिन वो इन एड्स में आपको ये नहीं बताते कि देखिए हम आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा ट्रांजैक्शन रिलेटेड अब बहुत दुनिया के अलग अलग प्लेयर्स के साथ साझा करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? ताकि हम आपसे पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमा के अपनी जेबों को गर्म करना चाहते हैं। अब ये अगर मंसूबे हैं व्हाट्सएप के, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट से भ्रमित होने की आवश्यकता है। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या करें, व्हाट्सएप पर रहें या छोड़ दें? अगर छोड़ दें तो किधर जाएं? देखिए, हड़बड़ी की कोई आवश्यकता नहीं। पहले ये आप रिपोर्ट देखें। व्हाट्सएप ने आज जो सफाई दी है उसमें एक लाइन पर गौर कीजिए। दीज प्राइवेट चैट्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सो वी कांट सी देयर कंटेंट। सबसे पहले यह समझिए कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या होता है। मान लीजिए कि आपने किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया आई लाइक यू। जाहिर है ये आपका पर्सनल मैसेज है और आप चाहते हैं कि आपका ये मैसेज जिसके पास जा रहा है उसके अलावा कोई और ना पढ़ सके। दरअसल यहीं पर काम आता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। जैसे ही आपने लिखा आई लाइक यू और लिखने के बाद उसे सेंड किया, आपका ये मैसेज इनक्रिप्ट हो जाएगा, यानी इसकी स्क्रिप्ट बदल जाएगी और रास्ते में इसे कोई नहीं पढ़ पाएगा। जब आपका मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा तब वो फिर से डिक्रिप्ट हो जाएगा, यानी वहां जाकर दोबारा आई लाइक यू ही दिखेगा। यानी समझने वाली बात यह है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन में सेंडर और रिसीवर के बीच के लोगों को मैसेज नहीं दिख सकता है। अब ये बीच के लोग चाहे व्हाट्सएप वाले हों या फिर आपका टेलीकॉम ऑपरेटर हो, कोई भी इसे नहीं पढ़ या समझ पाएगा। तो ऐसे में जबकि व्हाट्सएप ने सफाई दी है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन पहले की तरह ही जारी रहेगा,
आपको क्या करना चाहिए? हम आपको सिर्फ फैक्ट बताएंगे, निर्णय आपको खुद करना चाहिए। हम यहाँ व्हाट्सएप के अलावा सिग्नल और टेलीग्राम की बातें करेंगे, क्योंकि यही दो मैसेजिंग सर्विसेज हैं जिनकी फ़िलहाल चर्चा ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं E2E यानी एंड टू एंड इंक्रिप्शन की। व्हाट्सएप का कहना है कि आपकी चैट पूरी तरह से सुरक्षित है। सिग्नल का भी यही दावा है, लेकिन टेलीग्राम का कहना है कि वो सीक्रेट चैट यानी जिस चैट को आप सीक्रेट ऑप्शन में रखेंगे सिर्फ उसे ही सुरक्षित रखेगा। डिसअपीयरिंग मैसेजेस के मामले में यानी मैसेज भेजने के बाद उसे डिलीट करने के ऑप्शन पर तीनों ही मैसेजिंग सर्विसेज ऐप एक जैसे हैं, तीनों ही ये सुविधा दे रहे हैं। चैट बैकअप्स के मामले में व्हाट्सएप का कहना है कि उसके पास ये सुविधा तो है, लेकिन थर्ड पार्टी के ज़रिए यानी गूगल ड्राइव के ज़रिए आपको मिलेगी। सिग्नल के पास ऐसी सुविधा नहीं है, जबकि टेलीग्राम में आपको ये सुविधा टेलीग्राम क्लाउड के ज़रिए दी जाती है। स्क्रीन लॉक के मामले में तीनों की स्थिति एक जैसी है, तीनों आपको ये सुविधा दे रहे हैं। एडवर्टीजमेंट्स फिलहाल ना तो व्हाट्सएप पर है और ना ही सिग्नल पर, लेकिन टेलीग्राम भविष्य में इस पर विचार कर सकता है। ग्रुप चैट सिक्योरिटी के मामले में व्हाट्सएप और सिग्नल आपको सुविधा देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम इसके लिए ना कह रहा है। और वीडियो कॉल की सुविधा तीनों ऐप में आपको मिल रही है। जाहिर है, जब लोगों को ऑप्शन मिलता है तो किसी एक कंपनी का एकाधिकार खतरे में पड़ जाता है। एप्पल ऐप स्टोर पर सिग्नल ने व्हाट्सएप को पीछे छोड़ दिया है और टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। इस ऐप ने भारत, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, हांगकांग और स्विट्जरलैंड में नंबर 1 की पोजीशन बना ली। लेकिन आपको आंकड़ों के आधार पर नहीं, अपनी सुविधा और समझ के आधार पर फैसला करना चाहिए। दरअसल जैसे ही व्हाट्सएप की ये पॉलिसी का खुलासा होना शुरू हुआ, उसके बाद कई सारे ऐप्स लोगों ने डाउनलोड करने शुरू कर दिए और उसी से व्हाट्सएप परेशान हो गया और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया। लेकिन व्हाट्सएप का फेसबुक, इंस्टाग्राम के साथ जो टाइप है फेसबुक ने खरीद रखा है, उसको लेते कई सवाल हैं। आगे हम आपको बताएंगे। सुनिए सबकी, लेकिन करिए वही जो आपको सही लगे। और सही चुनाव के लिए जागरूकता जरूरी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि बाजार में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। जैसा अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री कुकीज। आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं और इसके बदले में आपको कोई पैसा खर्च ना करना पड़ता। आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए भी आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाता। लेकिन ये मानकर चलिए कि जब बाजार अपनी किसी सर्विस के बदले आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, तब वो आपको बतौर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है। यानी आप व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म के लिए एक प्रोडक्ट है और आपका डेटा उनकी कमाई का जरिया। आज की तारीख में आपका डेटा बहुत कीमती है। कहते हैं ना कि डेटा इज द न्यू करेंसी। फेसबुक और व्हाट्सएप को भी आपका डेटा चाहिए। जरा सोचिए, अगर इन कंपनियों के पास आपके जैसे लोग ही ना रहें, अगर इनके यूजर्स लाखों करोड़ों की तादाद में ना हो, तो उन्हें कोई विज्ञापन क्यों देगा। व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को अभी विज्ञापन नहीं मिलता, लेकिन इनके कमाई के दूसरे रास्ते भी हैं। साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल का कहना है कि जहां प्रॉफिट कमाने की बात होगी, वहां आपका डेटा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको किस मैसेजिंग ऐप का चुनाव करना चाहिए? ध्यान से सुनिए हमारे एक्सपर्ट्स को, वो क्या बता रहे हैं। उसको चलाने वाली एक संस्था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटेबल डोनेशंस पे चलती है। उनका ध्येय आपके डेटा को मोनेटाइज करना नहीं है। और वैसे भी जब कुछ देर पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने सिग्नल से उसके यूजर्स का डेटा मांगा था, तो उसने देने से मना कर दिया। बैक एंड इंक्रिप्शन कीज देनी मना कर दी। क्यों? क्योंकि उसका कहना था कि उसके जो उपभोक्ता हैं उनकी प्राइवेसी सर्वोपरि है। और सिग्नल ने ये चूज किया कि वो ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस नहीं करेगी, बनस्पत ये कि वो अपने उपभोक्ताओं का, यूजर्स का प्राइवेट डेटा उनकी सरकार को दे। व्हाट्सएप की पुरानी पॉलिसी में आपके पास यह आज़ादी थी कि आपकी जानकारी फेसबुक से साझा नहीं की जाती थी, लेकिन नई पॉलिसी में इस बात की गुंजाइश खत्म हो गई है। इस बात को ऐसे समझे कि व्हाट्सएप पेमेंट के जरिए जैसे ही आप खरीदारी करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में पता कर लेंगे। ट्रांजैक्शन डिटेल से कंपनी आपकी प्रोफाइलिंग करेगी और इसी हिसाब से फेसबुक आपको विज्ञापन दिखाने लगेगा। इसी तरह आपकी आईपी एड्रेस और लोकेशन की जानकारी जैसे ही साझा की जाएगी, ये पता लग जाएगा कि आप कब और कहां जाते हैं। आपकी व्हाट्सएप कॉल, आपके स्टेटस, आपकी चैट डिटेल पर भी नजर होगी, जिसके आधार पर फेसबुक आपको विज्ञापन दिखाएगा। यानी
आपने लिखा या पूछा कि कहां घूमने जाएं, तो टूर एंड ट्रैवल से जुड़े विज्ञापन तुरंत सक्रिय हो जाएंगे। तो 100 बातों की एक बात यह है कि आप अपने डेटा की चोरी के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, और इसीलिए हमने आपको पहले ही बताया था कि आज की दुनिया में जिसके पास डेटा है वही सबसे धनवान है। यही वजह है कि फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है और भारत के लोगों पर उनकी नजर है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर हम अपना डेटा सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। डेटा चोरी होने का जो सबसे बड़ा मीडियम है वो आपका खुद का मोबाइल फोन है। अगर आपने अपने फोन में कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल कर ली है और उसको ऐसी परमिशंस प्रोवाइड कर दी हैं जिससे कि वो आपके जो भी आपका डाटा है फोन के अंदर, चाहे उसमें कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गई आपकी फोटोज वीडियोज हो गई या जो भी डाटा है, अगर आप उसकी एक्सेस उसको दे देते हैं तो डेफिनेटली आपका डाटा चोरी हो सकता है। तो इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं बिना जानकारी के, बिना उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को देखे हुए और बिना उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के उस ऐप को कोई भी परमिशन ना दें, और जितना जल्दी हो सके जो भी अननोन ऐप्स आपके फोन में हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए। हमने आपको बताया कि व्हाट्सएप ने क्या सफाई दी है, यह भी बताया कि आपके डेटा पर सबकी नजर क्यों है, और यह भी जानकारी दी कि आपके सामने आखिर विकल्प क्या है। अब यह सुनिए कि इस मसले पर उन लोगों का क्या कहना है जो फिलहाल व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप लोग अपनी जॉब पॉलिसी चेंज कर रहा है, प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, अगर अप्रोच करेगा तो सिंपल बात हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, उसको डिलीट ही करना पड़ेगा, दूसरा ऐप के ऊपर के पास जाना पड़ेगा। कि उनके जितने कंज्यूमर्स हैं दे एनी हाउ एक्सेप्ट दिस पॉलिसी, और उन्हें फिर से इसमें बदलाव करके वापस से हमें विकल्प देना पड़ेगा। अगर हम कोई भी चैट कर रहे हैं, किसी भी तरीके की बात कर रहे हैं तो उसको वो यूज़ कर सकते हैं, उसको उसका डाटा बेच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सरकार को इसमें को बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए। फेसबुक ओन व्हाट्सएप है, उनके 3 ऐप्स आते हैं उनके अंडर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड बहुत सारे ऐप्स हैं, उनके पास हमारा डाटा पहले से ही है, तो कोई ऐसा हो नहीं जाएगा। आई थिंक देयर जस्ट हमें इन्फॉर्म करके हमारा डाटा ले रहे हैं, पहले बिना इन्फॉर्म करे ले लेते थे। हाँ, टेलीग्राम ने स्विच करा है ताकि, क्योंकि थोड़ा तो डर है ही इसी चीज़ का। देखिए, दुनिया ऐसी है कि अगर आप कोई भी काम ऑनलाइन करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका डेटा महफूज नहीं। बस अब आपको ये सोच के सिलेक्शन करना है कि कौन ज्यादा बड़ा डेटा चोर है। तो डरिए मत, सावधान रहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूकता बनाए रखिए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है, आपके ऊपर सबकी नजर है, और ऐसे में आपको हर हाल में होशियार बनकर रहना होगा। अब सोशल संक्रमण से संक्रमित पड़ोस की ओर बढ़ते हैं। इस वक्त दुनिया कई मोर्चों पर जूझ रही है, लोग सेहत से जूझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान कश्मीर की साजिश में उलझा हुआ है। पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी ताबड़तोड़ मारे जा रहे हैं, उसे पैसे देकर भी पत्थर बरसाने वाले नहीं मिल पा रहे हैं, और ऐसे में वो आतंकियों की खेप सप्लाई करने के लिए कुदाल चला रहा है। सीमा पर एक और पाकिस्तानी सुरंग का पता चला है। पूरी दुनिया जब कोरोना की वैक्सीन बनाने और वैक्सीनेशन में जुटी है तो पाकिस्तान सुरंग बनाने में लगा है। हिंदुस्तान को दहलाने के लिए आतंक का पाताल लोक बनाने में जुटा है, और कठुआ के हीरानगर सेक्टर में मिली ये सुरंग उसी का एक हिस्सा है। इस सुरंग की लंबाई 150 मीटर है, जबकि 30 फीट गहरी है और 3 फुट चौड़ी है। लेकिन पाकिस्तान के पालतू आतंकी कितनी भी कुदाल चलाएं, कितनी भी साजिश रचें, बीएसएफ के हमारे मुस्तैद जवानों से बच नहीं सकते हैं। बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की टनल वाली साजिश को नाकाम किया है। ये जो जगह है ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। जिस जगह में मौजूद हूँ ये है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा हीरानगर सेक्टर, जहाँ पे बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है, एक टनल डिटेक्ट की गई है। दरअसल इस वक्त कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे वहां एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकियों को घुसपैठ कराना नामुमकिन हो गया है। इसलिए पाकिस्तानी फौज और उनकी सरपरस्ती में पल रहे आतंक के आका घुसपैठ के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंग का सहारा ले रहे हैं। लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी से
पाकिस्तान की ये साजिश नाकाम हो रही है। सरहद पर सुरंग खोजने के लिए बीएसएफ ने एंटी टनलिंग ड्राइव चला रखी है। हमने कुछ स्पेसिफिक मेजर्स लिए हैं क्योंकि हमारे पास में लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स में टनल्स का प्रेजेंस है। उसी कैंपेन का एक नतीजा है कि हम लोग इसको डिटेक्ट कर पाए हैं। ये टनल करीब 150-160 मीटर लंबी टनल है, 25 से 30 फुट गहरी है और 2 से 3 फीट इसका डाया है। पाकिस्तान की सुरंग वाली इस साजिश को नाकाम करना बीएसएफ के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहद पार 250 आतंकवादी घुसपैठ के लिए टेरर लॉन्च पैड्स पर मौजूद है और ये सुरंग भी उनमें से ही कई आतंकियों को हिंदुस्तान की सरजमी पर भेजने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पे पाकिस्तान के नाकाम साजिश के सबूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखिए, ये सैंडबैग जो है इस टनल को बनाने के समय यूज़ किए गए थे, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कराची पाकिस्तान। कुछ और भी सैंडबैग जो है वो मिले हैं इस टनल को बनाते हुए। लगातार पाकिस्तान की कोशिश है कि आतंकियों की किसी भी तरीके से घुसपैठ करवाई जा सके। देखिए, इन बोरियों में साफ साफ लिखा है ये कराची की कंपनी है जिनका इस्तेमाल सुरंग बनाने के लिए किया गया था। ठीक उसी तरह जैसे पिछले साल नवंबर में सांबा सेक्टर में बीएसएफ को जब सुरंग मिली थी, तब भी पाकिस्तान की ओर से खोदी गई उस सुरंग में कराची मार्का बोरियां मिली थी। नवंबर में जो सुरंग मिली थी, उस सुरंग के जरिए ही 4 आतंकी घुसे थे जिन्हें नगरोटा में मुठभेड़ में मार गिराया गया था। ये टनल लगता है कि कुछ थोड़ी सी पुरानी टनल है ये, और लगता नहीं है कि रिसेंटली इसका इस्तेमाल हुआ है, बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल हुआ होगा, नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ करीब 1222 किलोमीटर की सरहद है, जिसमें 742 किलोमीटर एलओसी है। कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, सांबा सेक्टर में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा सीज फायर तोड़ता है और सर्दियों के मौसम में इन इलाकों में सबसे ज़्यादा घुसपैठ की भी कोशिश होती है, जिसका कंट्रोल रूम होता है दूसरी तरफ पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका। ठीक इस एरिया के उस पार पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका आता है, जहां से लगातार पाकिस्तान की ये मंशा है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। नए साल में अब तक आतंकी अंडरग्राउंड साजिश के 3 मामले सामने आ चुके हैं। 10 दिन पहले यानी 3 जनवरी को पठानकोट में 100 मीटर सुरंग का खुलासा हुआ था। आर्मी कैंप के पास सुरंग मिलने से हड़कंप मच गया था। 3 दिन पहले यानी 11 जनवरी को अवंतीपोरा में एक घर की तलाशी के दौरान 10 फीट ऊंचा 5 फीट चौड़ा तहखाना मिला था। AK-47 और गोलियां भी बरामद हुई थीं। और अब कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंग वाली साजिश का नाकाम होना हमारे सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एक के बाद एक आतंकी अंडरग्राउंड रास्तों पर और अड्डों का पर्दाफाश होना सुरक्षा बलों की मुस्तैदी का नतीजा है, और इसी मुस्तैदी के कारण सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ इतनी नहीं हो पा रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2019 में 141 आतंकियों ने घुसपैठ की, लेकिन पिछले साल यानी 2020 में सिर्फ 44 आतंकवादी ही घुसपैठ कर पाए, जिनमें से ज्यादातर जहन्नुम पहुंच चुके हैं। पिछले साल सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जम्मू कश्मीर में 103 ऑपरेशन चलाए। आतंकियों के 47 टॉप कमांडर समेत 225 आतंकी ढेर कर दिए। इतना ही नहीं, उस दौरान 299 आतंकी और उनके साथी और मददगार पकड़े भी गए, जबकि 12 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। भारत इस वक्त 2 मोर्चों पर दुश्मनों की चुनौती का सामना कर रहा है, वो भी खून जमाने वाली सर्दी में। अब हम आपको लद्दाख की एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आपके मन में अपने देश के पर्वतवीरों के लिए गर्व की भावना और बढ़ जाएगी। देखिए, लद्दाख में 0 से कम तापमान के बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की टीम LAC की ओर जाने वाली सड़कों से कैसे कई टन बर्फ को हटा रही है। ये सड़कें उन स्थानों तक जाती हैं जहां पर भारतीय सेना के जवान भीषण ठंड में सीमा की निगरानी कर रहे हैं और सामने खड़ी चीन की सेना को हद में रहने की हिदायत दे रहे हैं। हमारे उन्हीं सैनिकों को इन्हीं रास्ते के जरिए जरूरी सामान पहुंचाया जाता है, इसीलिए इन सड़कों का चालू रहना जरूरी है। इसीलिए BRO की टीम ने प्रोजेक्ट हिमांक शुरू किया है। दरअसल देश के उत्तरी भाग में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण पूरा श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे बर्फ से ढक चुका है। अब हम आपको श्रीनगर की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां रास्ते, नदी, नाले सब बर्फ की सफेद चादर से ढक चुके हैं। सड़कों पर कई फीट बर्फ जमी है, पेड़ पौधे सब सफेद हो चुके हैं। यहां तक सैलानियों का मुख्य आकर्षण डल झील का पानी भी जम चुका है।
हमने आपको लेह से श्रीनगर तक की तस्वीर इसलिए दिखाई ताकि आप ये महसूस कर सकें कि शून्य से काफी नीचे के तापमान में LAC और LOC तक हमारे जवान कितनी विषम परिस्थितियों में सरहदों की सुरक्षा करते हैं। इसीलिए TV9 भारतवर्ष की टीम सर्द रात में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पहुंची और फॉरवर्ड पोस्ट से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आई है। आखिर कब तक यूं ही तबाह होता रहेगा पाकिस्तान? आखिर कब तक चीन की शह पर कूदेंगे इमरान? आखिर कब तक अपने कायरों की लाश बिछवाएगा बुज़दिल बाजवा? क्योंकि जब कभी पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ के लिए मचलता है तो भारत के वीर जवान उसका फन कुचल देते हैं। पाकिस्तान की दुस्साहस का जवाब पराक्रम से देते हैं। गोलियों के बदले गोला दागा जाता है और भारतीय तोप की मार से सरहद पार खलबली मच जाती है। दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान को हुक्का पानी पर भी आफत है, क्योंकि जिन आतंकियों को पाल पोस कर इमरान और बाजवा ने हिंदुस्तान में सप्लाई के लिए तैयार किया, अब वो उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। पाकिस्तान की सेना, ISI, तमाम एजेंसियां उन्हें सरहद पार कराकर भारत में घुसाना चाहती है, लेकिन हमारे वीर जवान उनके हर मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। और ये तैयारी भी उसी की है। दिन हो या रात, जाड़ा हो या बरसात, हर मौसम में भारतवर्ष के पराक्रमी जवान सरहद की सुरक्षा करते हैं, दिन रात मक्कार पाकिस्तान पर नजर रखते हैं। नए साल में हमारी एजेंसियों को इनपुट मिला है कि सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स भी हैं और इसीलिए भीषण सर्दी के बीच भारतीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। देखिए फॉरवर्ड पोस्ट से हमारे संवाददाता अंकित भट्ट की ग्राउंड रिपोर्ट। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं BSF का जवान किस तरीके से अलर्ट है। यहाँ इस पोस्ट में अतिया आधुनिक हथियारों के साथ साथ अतिया आधुनिक उपकरणों से लैस ये जवान 24 घंटे अपनी निगाहें जो है वो काउंटर पार्ट पर रखे हुए हैं। आए दिन पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो। ऐसे में चुनौतियां भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे ज्यादा चुनौती रहती है फॉग की। लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किसी भी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। जी सर, फॉग काफी गहरा है, फिर भी हमने अपना निगाह सरहद के उस पर 24 घंटा रखे हुए हैं सर। कोई भी गतिविधि आप देखते हैं तो तुरंत क्या करते हैं आप उस समय? अगर कोई भी नापाक हरकत दिखाई दे तो हमने तुरंत उसको अपना हथियारों से जवाब दे देंगे और सर मार गिरा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस है, यानी कि कोई भी घुसपैठिया हमारी सरहद के अंदर ना आ सके। साफ और कड़ा संदेश है। साहब, यहाँ पे आप रहते हैं इस पोस्ट के अंदर, कई दिन भी हो जाते होंगे इस पोस्ट में ही रहते हुए? कई दिन हो जाते हैं, कभी 10 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन, लगातार ही रहते हैं। लेकिन ड्यूटी ऐसे ही देते हो आप? ड्यूटी ऐसे ही देते। यहाँ पे आप देख सकते हैं जवान जो है वो किस तरीके से अलर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर TV9 भारतवर्ष की टीम उस लोकेशन पर भी पहुंची जहां सामने पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका पड़ता है और BSF के जवान यहां अत्याधुनिक हथियारों के साथ 24/7 पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो भी जीरो टॉलरेंस के साथ। TV9 भारतवर्ष पहुंचा है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। आज हम आपको वो इलाका दिखाने की कोशिश करेंगे जहां से लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये मंशा रहती है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। ठीक सामने वाला अगर आप एरिया देखें, ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन ठीक इस सीमा के उस तरफ, यानी कि जहां पे फॉग लाइट आ रही है, जहां पे धुंधला धुंधला दिख रहा है, ठीक उस तरफ पाकिस्तान का इलाका शुरू होता है। वो पाकिस्तान का शकरगढ़ इलाका आता है। शकरगढ़ इलाके की अगर बात की जाए, आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स हैं
खास तौर पे जैश के। लगातार जैश की ये प्रयास रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करवाई जा सके, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में लगातार पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तानी रेंजर और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका ये प्रयास में है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ कर सके। लेकिन इन सब के बीच BSF के जाबाज किस तरीके से हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, ये हम आज आपको दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर BSF की चौकसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने कठुआ में सुरंग ढूंढ निकाली, जिसका एक सिरा पाकिस्तान की तरफ से तो दूसरा सिरा जीरो लाइन पर दिख रहा है। अब आपको बताते हैं कि रात के वक्त पाकिस्तान की ऐसी साजिश का पता लगाना कितना मुश्किल होता है। पाकिस्तान सीमा से सटे इस पोस्ट पर BSF ने तीसरी आंख भी फिट कर रखी है, मतलब हाईटेक CCTV कैमरा, जिसकी नजर से हमारे जवान दिन रात पाकिस्तान की छोटी बड़ी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। मध्य जनवरी में भारत पाक सीमा पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और हमारे जवान सर्द रात में भी यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसी नाइट पेट्रोलिंग का हिस्सा बने हमारे संवाददाता अंकित भट्ट। आज हम BSF की उस पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा बने हैं जो नाइट पे हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। ये देखिए जवान किस तरीके से तैनात है, बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो का इलाका है। दिन हो या रात लगातार आप अलर्ट है? ये सर, हम दिन और रात लगातार अलर्ट है, 24 घंटे। हाँ। और इसी तरह हम ड्यूटी करते हैं। हाँ। जब भी इस तरह का कोई एक्टिविटीज होता है, सीज फायर होता है, तो एक प्रॉपर डील है, सभी को पता है अपना क्या काम करना है और उसी तरह से हम अपना काम करते हैं। और ये जब भी फायर होता है तो पहले से परमिशन है, फायर का जवाब फायर से देना है। तो यहाँ पे आप जवानों को सुन सकते हैं, गोली का जवाब सिर्फ गोली से दिया जाता है। अतिया आधुनिक उपकरण आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये नाइट विजन कैमरा है, नाइट विजन दूरबीन है, जिससे BSF के जवान जो है निगरानी रख रहे हैं। इन्हीं जवानों से हम बात करेंगे। फॉग भी ज़्यादा है, चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा है सर। फॉग ज़्यादा है इस समय, इस इलाके में काफ़ी फॉग बढ़ जाती है, तो इसमें इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बढ़ जाती हैं। लेकिन हम हैं एनी टाइम अलर्ट हैं, हम ऐसे ही अपनी ड्यूटी बिल्कुल अलर्ट है आप। बिल्कुल। आपको बता दें कि 18 नवंबर की रात नगरोटा में जैश के 4 आतंकियों ने सुरंग के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी, जिन्हें मार गिराया गया था। और आज भी कठुआ में एक सुरंग मिलने से सनसनी फैल गई। दुश्मनों के ऐसे ही इरादों को नाकाम करने के लिए सरहद पर सैनिटाइजेशन का भी काम किया जाता है। लाठी डंडों से जंगलों की छानबीन की जाती है और जहां सरकंडे ज़्यादा होते हैं वहां स्पेशल गाड़ियों के जरिए सफाई की जाती है। लेकिन ज़्यादा चुनौती जवानों के सामने होती है। रात का समय है और तस्वीरों में आप देखिए कि जवान किस तरीके से एरिया सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए, कई जगहों पे सरकंडे वाला इलाका आता है, कई जगहों पे नदी नाली और जंगल का इलाका आता है। घना ही जंगल आप साफ तौर पे अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए BSF का जवान किस तरीके से एरिया सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है। लगातार पाकिस्तान की मंशा है कि किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, क्योंकि ठंड का भी समय है, कोहरा बेहद ही ज्यादा है, विजिबिलिटी बिल्कुल ही जीरो है। ये सर धुंध का समय बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवादी कोशिश करते हैं कि टनल के द्वारा निकल सकें या फिर धुंध होने से दिखाई नहीं देता एरिया, जिसके वजह से वो लोग फेंसिंग ब्लीच करके भी निकल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, या फिर उधर से स्टैंड अप फायर भी कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी चुनौती है, इस तरह से मैं दिखाएं तो, लेकिन हाथों से, पैर से, लात से मार के हम इसको देखते हैं। टनल का तो ऐसे है कि वो दिखाई नहीं देगा। ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा झाड़ी वगैरह होती है वहाँ पे वो लोग आराम से उसको बना लेते हैं धीरे धीरे। लेकिन पाकिस्तान के हर मंशा को अब कामयाब नहीं होने देंगे ये बिल्कुल भी। हमारी पेट्रोलिंग दिन रात 24 घंटे चलती रहती है और पूरे एरिया को सैनिटाइज करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप जवानों को सुन सकते हैं, एरिया को सैनिटाइज करने का काम किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सरहदों की रक्षा भी की जाती है। पाकिस्तान ये लगातार कोशिश कर रहा है, खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इस तरफ, कि किसी भी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी हो चुकी है और वहां से इन्फिल्ट्रेशन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा है। ऐसे में पाकिस्तान में पाले हुए आतंकियों के आका ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें एक मौका मिल सके ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ करें। दिन हो या रात लगातार हमारे BSF के जाबाज इसी तरीके से सीमाओं की रक्षा भी करते हैं और एरिया सैनिटाइजेशन का काम भी
कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। दरअसल घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चलने से पाकिस्तान बौखला गया है और जब से लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध शुरू हुआ है तब से चीन अपने चेले को लगातार उकसा रहा है। लेकिन भारत की सेना ने साफ बता दिया है कि हम चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी धूल चटाने में सक्षम हैं। इस ताकत को और बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में फैसला लिया गया। ये 83 तेजस 48,000 करोड़ में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह डील देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी। दरअसल इंडियन एयरफोर्स में 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है और अभी केवल 30 स्क्वाड्रन है। एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 फाइटर जेट होते हैं। आइए सीधे चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि आखिर ये स्क्वाड्रन वाला मामला क्या है। और तेजस की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि तेजस जो है ये MiG-21 से भी ज्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट है। हालांकि लाइट बहुत ज्यादा है तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होगी। आइए चलिए आपको बताते हैं। HAL से 83 तेजस मिलने के बाद 3-4 स्क्वाड्रन बढ़ जाएंगी, यानी हिंदुस्तान की ताकत बढ़ जाएगी। इसके अलावा हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने वाले तेजस फाइटर जेट की क्या खासियत है, अब आपको वो भी बताते हैं। इसे बनाने में 60% स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल है। तेजस की स्पीड 1.6 मैक यानी 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये कि तेजस की रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी 1.5 गुना ज्यादा है। हिंदुस्तान का यह हवाई योद्धा 50,000 फीट की ऊंचाई पर 2300 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। 6,560 किलोग्राम वजन वाला तेजस दुनिया में सबसे हल्का फाइटर जेट है। यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर बारूदी प्रहार कर सकता है। दुश्मन की तबाही की गारंटी के लिए तेजस में लेजर गाइडेड मिसाइल लगी है और दुश्मन की टो लेने और चकमा देने के लिए यह इजरायली रेडार से लैस है। इतना ही नहीं, इसमें एंटी शिप मिसाइल तक लगाई जा सकती है। कुल मिलाकर अगर बात तेजस की जाए तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये है कि तेजस न सिर्फ अभी भारतीय फौज के इस्तेमाल में आ रहा है, बल्कि आने वाले समय में HAL ने सोच रखा है कि क्यों ना इसे दुनिया को एक्सपोर्ट किया जाए। जिस तरह से चीन LAC पर और उसकी शय पर पाकिस्तान LOC पर साजिशों का ताना बाना बुन रहे हैं, ऐसे हालात में चीन और पाकिस्तान के डबल फ्रंट के डबल डेंजर से निपटने के लिए हर गुजरते दिन के साथ तैयारियां तेज हो रही हैं। और ये मैसेज आर्मी चीफ चीन और पाकिस्तान दोनों को दे चुके हैं। बता चुके हैं कि सरहद पर हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की सेना हरदम तैयार है। एक और सरहद पर चीन और पाकिस्तान की चुनौतियां और साजिशों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम है, तो दूसरी ओर वैक्सीन से कोरोना वायरस के अंत के इंतजाम भी आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। कल कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई देश के अलग अलग शहरों में शुरू हो गई थी। आज से स्वदेशी कोवैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो गई। आज दिल्ली, कुरुक्षेत्र, जयपुर और लखनऊ में कोवैक्सीन की पहली खेप पहुंची। इसके अलावा पटना, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और पुणे में भी कोवैक्सीन की सप्लाई की गई। दक्षिण भारत में गन्नवरम, चेन्नई और बेंगलुरु में कोवैक्सीन की खेप पहुंची। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कोरोना टीकाकरण अभियान के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे और कोरोना का टीका देश को समर्पित करेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी 16 जनवरी को कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इस सब के बीच भारत के लिए कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से आज एक फैक्ट शीट जारी की गई, जिसके जरिए कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवालों के जवाब दिए गए। सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से यह बताया गया कि कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टर को क्या बताना जरूरी है। आपको डॉक्टर को बताना होगा कि आपको किसी दवा, फूड, किसी वैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन में शामिल किसी कंपोनेंट से एलर्जी तो नहीं है, आपको बुखार है या नहीं है, क्या आपको खून बहने से जुड़ा कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या आप खून पतला करने की दवा ले रहे हैं, क्या आप ऐसी कोई दवा ले रहे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है, क्या आप गर्भवती हैं और क्या आप बच्चे को स्तनपान करा नहीं है। इसके साथ ही बताया गया कि किन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। सीरम इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2 स्थितियों में आपको कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगवानी है। पहली ये कि अगर आपको इस वैक्सीन के पहले डोज से कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है। दूसरा ये कि अगर आपको वैक्सीन में इस्तेमाल किसी सामग्री से पहले कोई गंभीर एलर्जी हुई है।
वैक्सीन में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, इसकी जानकारी आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.seruminstitute.com से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट पर जारी फैक्ट शीट में कंपनी की ओर से वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ी चिंता का भी जिक्र किया गया है। उसका जवाब दिया गया है, ये बात है साइड इफेक्ट्स की। कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन के अपने अब तक के रिपोर्ट हुए कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया। इनमें पहला ऐसा सामान्य साइड इफेक्ट के बारे में बताया गया है जो 10 में से 1 व्यक्ति को दिख सकता है, जैसे इंजेक्शन जहां लगा है वहां दर्द, गर्माहट, सूजन लाजमी, तबीयत ठीक नहीं लगना, कमजोरी और थकान महसूस होना, कपकपी या बुखार महसूस होना, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द, इंजेक्शन लगने की जगह पर गांठ बनना, फ्लू जैसे लक्षण मतलब बुखार, गले में खराश, बहती नाक और खांसी। इसके अलावा कुछ असामान्य लक्षणों के बारे में भी बताया गया है जो 100 में से 1 व्यक्ति को यानी बहुत कम लोगों को हो सकते हैं। इनमें चक्कर आना, भूख कम लगना शामिल है, पेट दर्द और फूले हुए लिम्फ नोड्स, बहुत ज़्यादा पसीना आना, त्वचा में खुजली या फिर चकत्ते। इनके अलावा कुछ और गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए अगर कोई भी गंभीर लक्षण दिखता है तो फौरन वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद डॉक्टर या फिर नजदीकी अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। वैक्सीन को लेकर चिंता की बातों पर सीरम इंस्टीट्यूट ने काफी हद तक जवाब दिया है, लेकिन इस बीच एक नई चिंता सामने आई है और वो वैक्सीनेशन को लेकर वीआईपी कल्चर का वायरस है। कोरोना वॉरियर्स की तरह ही नेताओं को भी सबसे पहले वैक्सीन देने की मांग बढ़ गई। ये तस्वीरें उस संजीवनी यानी वैक्सीन के आने की खुशी की हैं जो कोरोना का अंत करेगी और हिंदुस्तानियों को कोरोना के खिलाफ कवच देगी। ये वैक्सीन उन डॉक्टरों, नर्सों और तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है जो कोरोना वॉरियर्स हैं। ये वैक्सीन उन सफाई कर्मचारियों के लिए है, उन पुलिस वालों के लिए है, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं। लेकिन अब कोरोना वॉरियर्स की लिस्ट में नेता भी शामिल होना चाह रहे हैं, कह रहे हैं वो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में आते हैं। तो आप क्या कहेंगे? जो लोग जब कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे खड़े थे तो आज उनको सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। तो पहले रिक्वायर्ड है, पहले वैक्सीन उनको लगाई जाए, बाद में मध्यम वर्ग उस हिसाब से देखे और नेता वेता को सबसे मैं चाहता हूँ लास्ट में लगाई जाए, क्योंकि जब तक जनता सेफ रहेगी तो नेता सेफ रहेंगे। जब जनता ही नहीं होगी तो ना कोई एमपी होगा ना कोई एमएलए होगा। आम जन तो कहेगा पहले हमको लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि मंत्री एमएलए चाहेंगे कि पहले हम खुद को सेफ करें। प्रधानमंत्री जी मना कर चुके हैं, लेकिन सर वही बात है कि प्रधानमंत्री बने भी तो 272 सीटें एमपी एमएलए से ही बने हैं ना सर। तो ये सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और कुछ नहीं, गवर्नमेंट जो है सिर्फ अपने लोगों की है। लोग कुछ भी कहें, लेकिन कुछ नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें तो सबसे पहले वैक्सीन चाहिए और इसमें सबसे नया नाम है कांग्रेस के बड़े नेता और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को भी टीकाकरण के पहले चरण में वैक्सीन लगवाने दी जाए। इस तरह वो एक उदाहरण पेश करेंगे जिससे आम जनता में भी विश्वास पैदा होगा। वी नारायणसामी इकलौते नेता नहीं हैं। क्वेश्चन मार्क आ गया ना कि ये वैक्सीन इसका तीसरा पड़ाव नहीं कंप्लीट हुआ है, इसका दिस एंड दैट कुछ ना कुछ इसके कोई डेली आ रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले आए, होम मिनिस्टर आए, सारी कैबिनेट आए, उसके बाद बीजेपी के सारे आए, हमारे भी सारे आए, सबको वैक्सीन जरूरी है। तो इसके बाद आपको वैसे अगर ये इस चीज़ को क्वेश्चन मार्क को हटा दिया जाए, वैक्सीन कहा जा रहा है साइंटिफिकली ठीक है, लोगों को लग रही है, तो उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ आपको लगता है कि वैक्सीन बिल्कुल हमने भी बहुत काम किया, हमें भी लगनी चाहिए। मैं इस तरह की प्रायोरिटी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं दूसरे देशों के मैं जब जो देख रहा हूँ कि वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ओहदेदार लोग हैं, वैक्सीन को लेकर के, चूंकि कोरोना ने बहुत अनिश्चितताओं को, व्यग्रताओं को जन्म दिया है, तो जैसे अब मैं जो बाइडेन का देख रहा था या अलग अलग मुल्कों में, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्रीगण, मंत्रिमंडल केंद्र का और राज्यों का, विधायक, सांसद, उनके एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उनका वैक्सीन का हो तो उससे एक वैक्सीन को लेकर जो शक और शुबहा है, जो आशंका है, वो दूर होगा। उनकी राय और दलील से इत्तेफाक रखने वाले कई और नेता भी हैं। इस मांग के पीछे वो संक्रमित सोच है जिससे हर काम में जुगाड़ लगाने और कतार तोड़कर दूसरों से आगे निकलने की लत पड़ जाती है। यही वजह है कि आए दिन वीआईपी कल्चर को बयां करने वाली कोई न कोई तस्वीर सामने आ जाती है। वीआईपी कल्चर के वायरस से ग्रसित नेताओं को लगता है
कि वो नेता हैं तो उन्हें हर सुविधाएं सबसे पहले मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार पहले ही साफ कर चुकी है और 2 दिन पहले मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग में भी जब ये बात उठी थी तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कर दिया था कि वैक्सीनेशन में कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा। पहले हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही वैक्सीन मिलेगी। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, इसको अन्यथा न ले कोई। पहला फ्रंटलाइन वर्कर्स है, कोरोना वॉरियर्स हैं, सेकंड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। हम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस कैटेगरी में नहीं। मतलब ये कि वैक्सीन के लिए ना तो नेतागिरी काम आएगी और ना ही रसूख। सब लोग कतार में हैं, इंतजार कीजिए अपनी बारी आने का, क्योंकि पहले वैक्सीन देश के 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा जो अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों का इलाज कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। और अब फिक्र हेडलाइंस। भारत में और बढ़ेगी फाइटर जेट्स तेजस की ताकत। 83 तेजस खरीदने के लिए 48,000 करोड़ की मंजूरी। राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा विनिर्माण में यह डील गेम चेंजर साबित होती है। पाकिस्तान की बड़ी साजिश, आतंकी साजिश का पर्दाफाश। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में 150 मीटर लंबी सुरंग मिली, अब तक 8 से 9 सुरंगें डिटेक्ट। पेश हत्याकांड मामले में सीएम नीतीश सख्त, 48 घंटे में हत्यारे को पकड़ने का आदेश। तेजस्वी का हमला, नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार, इस्तीफा दे। बंगाल चुनाव में ममता का बड़ा दांव, बीजेपी को हराने के लिए लेफ्ट कांग्रेस से मांगा समर्थन। सौगत रॉय ने दिया खुला ऑफर। ममता के पूर्व सांसद केडी सिंह गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने केडी सिंह को किया अरेस्ट। 239 करोड़ की संपत्ति जब्त। और अब देखते हैं खबरें पॉजिटिव। देश में फिलहाल 2 तरह के टीके को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दी गई है, लेकिन अगले 1 महीने में 2 और टीके सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक स्वदेशी जाइडस कैडिला कंपनी का है, जबकि दूसरा रूस का स्पुतनिक 5 टीका है। फिलहाल ये दोनों टीके अंतिम चरण के परीक्षण में हैं। सरकार की योजना के अनुसार मार्च के पहले सप्ताह तक देश में 4 और अप्रैल के अंत तक 5 तरह के टीके उपलब्ध होंगे। घरेलू रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में देश की जीडीपी की वृद्धि 11% तक जा सकती है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए टीका विकसित करने में हुई प्रगति और घरेलू अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर सुधार के संकेत मिले हैं। ब्रिकवर्क का मानना है कि अगले वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी 11% तक बढ़ सकती है। ये वृद्धि चालू वित्त वर्ष के दौरान 7 से 7.5% की अनुमानित गिरावट की तुलना में होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को ट्वीट कर बधाई दी है। कहा है कि इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। दरअसल इस योजना में 33% से अधिक फसल के नुकसान पर आर्थिक सहायता दी जाती है, जो पहले 50% थी। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस योजना में साल भर में 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन आए और 90,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। बिहार के हाजीपुर के रहने वाले रोहित सिंह किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। रोहित ने हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल से पढ़ाई करने के बाद खेती करने का फैसला किया और नई तकनीक से तरबूज, खीरा, केला और कई सब्जियां उगाकर अच्छी कमाई करने लगे। रोहित अभी 100 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे हैं और हर सीजन में 40 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। और अब जो है सो। आज का त्योहार कमाल का है। सर्दी में भी गर्मी का एहसास है। गुड़ है, मूंगफली है, पॉपकॉर्न है, गिद्दा है, भांगड़ा है और वो भी है जिसके 2 घूंट के बाद, 4 घूंट के बाद फ्री स्टाइल डांस भी किया जाता है। और ये चीज जिन लोगों और जिन घरों में अलाउड है, वहां इस त्योहार का हाई पॉइंट यही है। हालांकि ये वो शय है जो अब हर त्योहार का कॉमन फैक्टर होता जा रहा है। होली, दिवाली या कोई और आयोजन, त्योहारों का आना ही अपने में खुशी का संचार करने वाला होता है, लेकिन जिनकी खुशी का जिन इस बोतल के भीतर बंद हो, उनकी खुशी जिन के बाहर आए बगैर पूरी नहीं होती। या कह लीजिए कि ये खुश हो जाते हैं तो पी लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये पी लेते हैं तभी खुश होते हैं। ये वो बिरादरी है जो शादी बर्थडे में भी नहीं जाती जहां व्यवस्था ना हो। इसके अगले दिन मकर संक्रांति है, पोंगल है, उत्तरायण पर्व है, उसमें तिल गुड़ है, पतंग है, उजास है, मस्ती है, श्रद्धा है। पर इन महाशयों के लिए तो सब कुछ पौवा और अद्धा है, बाकी तो जो है सो है।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।